आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं फुल डिटेल्स के साथ में, लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस रहने वाला है उन लोगों के ऊपर जो बड़ी अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं इस पूरे केस को लेकर। और उसमें डेट बाय डेट ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कुछ पता चलेगी जो आपको अंदर तक शॉक करके रख देगी। इन लोगों के ऑपरेट करने का पूरा मॉडल आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगली बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाओगे कि कौन क्या और क्यों कर रहा है। ये पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त की रात को हुआ था और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से डिटेल्ड स्टेटमेंट आता है 14 अगस्त को। और इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने वॉट अबाउटरी करी है, मतलब कि अपने केस के अलावा इन्होंने दूसरे स्टेट, दूसरी पार्टीज के बारे में कहा है कि तुम्हारे स्टेट में ये होता है तो तुम क्या करते हो। कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करा है, सीपीआईएम के ऊपर ब्लेम करा है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ शुरुआत था, क्योंकि इसके बाद इनके सारे फॉलोअर और पार्टी वाले जो मेंबर्स थे वो एग्जैक्टली यही करने लगते हैं अगले कुछ दिनों तक। टीएमसी की पार्टी में राज्यसभा के 3 बड़े मेंबर्स हैं, तीनों बड़े एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं। सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले। साकेत गोखले बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, राहुल गांधी के बड़े एडवाइजर टाइप के माने जाते थे, बड़े क्लोज थे उनसे। और फिर इन्होंने टीएमसी ज्वाइन करी जहां से इनको राज्यसभा भी भेज दिया गया। साकेत गोखले ने 14 अगस्त से पहले इस पूरे इशू पर एक भी ट्वीट नहीं किया था और 14 अगस्त के बाद से इन्होंने कुछ अपने पार्टी मेंबर्स के स्टेटमेंट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया। 14 अगस्त ही वो डेट थी जब ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है। और उसके बाद साकेत गोखले क्या करते हैं, इन्होंने लिखना शुरू करा कि कठुआ वाले केस में जिस इंसान पर आरोप लगे थे कि वो रेप अक्यूज्ड का सपोर्ट कर रहा है, उसको कैसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला लिया है। क्योंकि बंगाल वाले केस में आयुष्मान खुराना ने एक पोएट्री पब्लिश करी थी, तो उनके अगेंस्ट भी जो ट्वीट हो रहे थे उसको इन्होंने रीट्वीट करना शुरू कर दिया। बंगाल वाले केस पर करीना कपूर ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा था, तो उसको लिखते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है और ये इसे बताते हैं दिस इज बियॉन्ड शेमलेस। लोगों ने लिखना शुरू करा कि आप शीशे में खुद को देखकर बात कर रहे हो क्या। मैंने भी इस चीज को पॉइंट आउट करा था कि इस तरह से लिखना काफी शेमफुल बात है आपके लिए। इन्होंने ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन साथ के साथ मुझे भी ब्लॉक कर दिया। ऐसा लगता है कि सच थोड़ा सा कड़वा लग गया इन्हें। ये लगातार इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट इन्होंने बंगाल वाले केस पर नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद ये क्या करते हैं, उत्तराखंड और बिहार से ये 2 ऐसे सिमिलर केस निकालते हैं और उसके ऊपर 2 ट्वीट्स कर देते हैं। इनके इन वाले ट्वीट्स के लिए मेरे कुछ पर्सनल थॉट है, लेकिन अभी देखते हैं सागरिका घोष की तरफ। बंगाल वाले इस इंसिडेंट में इनका पहला रिएक्शन इंसिडेंट के 4 दिन बाद निकल के आया था और उस रिएक्शन में भी इन्होंने साफ साफ लिखा था कि पहला फोकस ये होना चाहिए कि इस पूरे इंसिडेंट पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कितनी अजीब सी बात है कि एक ऐसी महिला जो एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और अब पॉलिटिशियन है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि विमेन सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करते हुए ये साफ साफ लोगों से मना करती हैं कि इस पर कोई पॉलिटिक्स मत करना, क्योंकि ये इंसिडेंट एक ऐसे स्टेट में हो गया है जहां पर इनकी पार्टी पावर में बैठी है। सोचो कि अगर ये इंसिडेंट किसी और स्टेट में हुआ होता, तब भी क्या सागरिका घोष आकर ये कह सकती थी कि इस इंसिडेंट पर भाई कोई पॉलिटिक्स मत करना। और बिल्कुल साकेत गोखले जी की तरह ही सागरिका घोष भी बिहार वाले उस रेप इंसिडेंट के बारे में 16 अगस्त को ट्वीट कर देती हैं। और ये काम सिर्फ यहाँ के लीडर नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके जो नॉर्मल फॉलोअर्स थे वो भी कर रहे थे। एक नेहरू की पैरोडी वाला अकाउंट है ट्विटर पर और उसने भी कुछ इसी तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। 14 अगस्त को जब ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से नेहरू अकाउंट ने लिखना शुरू करा कि कैसे पीएम मोदी से अकाउंटेबिलिटी मांगी जानी चाहिए इस पूरे केस को लेकर। इस अकाउंट से भी 15 अगस्त और 16 अगस्त को 2 बार बिहार वाले केस को लेकर ट्वीट किए जाते हैं। और ये अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का हिस्सा है और उन्होंने ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आने के बाद से बिल्कुल सेम पैटर्न में वॉट अबाउटरी करनी शुरू कर दी थी। कई सारे जर्नलिस्ट भी इस चीज को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि राजदीप सरदेसाई जो सागरिका घोष के पति भी हैं। इन्होंने पहली बार इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ट्वीट करा था 11 अगस्त वाले दिन। ध्यान देने वाली बात है कि ये खुद एक जर्नलिस्ट है। 9 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में इंसिडेंट होता है और पूरे 2 दिन लग जाते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इन्हें एक ट्वीट करने में। और जब से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से लगातार ट्वीट करते रहे, जहां पर ये लिखते हैं कि जस्टिस तो नीडेड है, लेकिन इस पर कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। और ये भी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्टिस नहीं चाहते, सिर्फ इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सब ट्रोल्स हैं। तो भाई साहब, अगर आपने सोशल मीडिया पर इस केस के ऊपर जस्टिस की डिमांड करी है ना, तो कांग्रेचुलेशन, अब आप एक ट्रोल बन चुके हो। उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करते हुए 15 अगस्त को ये उत्तराखंड का जो केस था उस पर ट्वीट कर देते हैं और फिर 16 अगस्त को यूपी के बलिया के अंदर से केस निकाल के लाते हैं, उसके बारे में ट्वीट कर देते हैं। यहाँ पर जो अचानक से सारे लोग अलग अलग स्टेट से रेप केसेस को निकालकर ट्वीट कर रहे हैं, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली नजर में देख के लगता है कि हर एक रेप केस बहुत हीनियस क्राइम है और हर एक केस पर इक्वली बात होनी चाहिए। लेकिन क्या 9 अगस्त से पहले पूरे देश में ऐसा कोई केस नहीं हो रहा था? अचानक से 9 अगस्त के बाद ये सारे अकाउंट इस तरह के स्पेसिफिक केसेस को निकालकर क्यों लाने लगे?
क्योंकि यहां पर ये एक लॉजिकल फैलेसी का यूज करना चाहते हैं जिसे कहते हैं व्हाट अबाउट ट्री। जब पूरा देश यहां पर जस्टिस मांग रहा है आरजी कर वाले केस में, जब पूरे देश की नजर इस पर्टिकुलर केस में और सब लोग चाहते हैं कि यहां पर विक्टिम को पूरी तरह से जस्टिस दिलाया जाए, तो ये कुछ लोग जो नहीं चाहते कि वहां की सरकार से सवाल पूछे जाए या उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए, ये अलग अलग स्टेट से कुछ केसेस निकाल के लाते हैं, कहते हैं इस पे क्यों नहीं बोल रहे, इस पे क्यों नहीं बोल रहे, इस पे क्यों बात नहीं हो रही। अरे भाई, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमारे देश के अंदर हर रोज इस तरह के हीनियस क्राइम्स होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे क्राइम होते हैं जिसे निर्भया जैसे केस वाले अटेंशन मिलती है। और उस केस में भी हमें 7 साल लग गए थे जस्टिस डिलीवर करवाने में। लेकिन ऐसे केसेस के साथ पूरे देश की होप बंध जाती है कि शायद इस बार हम कल्प्रिट्स को पकड़ के अगर एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे तो आगे से ऐसे केसेस करने से पहले कोई 10 बार सोचेगा। और इसीलिए दिल्ली के अंदर जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश एकजुट हो चुका था। इनफैक्ट दिल्ली की सरकार ने भी अपनी गलती मानी थी और फुल फोर्स से एक सर्च ऑपरेशन निकाल दिया था ताकि वो अक्यूज लोगों को पकड़ के जेल में डाल सके। लेकिन यहां कोलकाता वाले केस में क्या हो रहा है, अचानक से सारे के सारे लोग सरकार को डिफेंड करने में लग गए। कोई भी सवाल पूछता है तो कहते हैं ये लोग तो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, ये तो इस पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद ये लोग क्या कर रहे थे, जर्नलिस्ट जैसे लोग जिन्हें तो डे 1 पे सारी खबरें मिल जाती हैं, इन्होंने भी 2-2 दिन तक वेट करा है इसके बारे में एक ट्वीट करने को लेकर। जितने भी टीएमसी पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम बताए, इनका पहला रिएक्शन 13 और 14 तारीख को आया था, जबकि ये केस 9 तारीख की रात को हुआ था। ये वेट ये क्यों कर रहे थे? 10 तारीख को तो डॉक्टर्स ने बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया था। उसके बाद तो ये खबर पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हो जानी चाहिए थी। फिर 11 से लेकर 13 और 14 तारीख तक लोग वेट क्यों करते रहे? वो बस वेट कर रहे थे कि काश ये खबर कहीं ना कहीं से दब जाए और ये नेशनल अटेंशन में ना चली जाए। लेकिन अब ये खबर नेशनल अटेंशन में आ चुकी है तो अब ये व्हाट अबाउट ट्री यूज कर रहे हैं, या आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग क्या इतने हार्टलेस हो कि उस वाले केस के बारे में नहीं बोलोगे? क्या इस वाले केस को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए ताकि आप अपना अटेंशन इस पर्टिकुलर केस से हटा दो? एक बार आपने अटेंशन हटाया तो ये भी ये सारे ट्वीट करना बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है बाकी केसेस में जस्टिस हो या ना हो। इन्हें बस अभी ये परवाह है कि किसी तरह से लोग इस कोलकाता वाले केस के बारे में बात करना एक बार बंद कर दें। और मैंने अपने पिछले वीडियो में यही प्रेडिक्ट करा था कि ये होने वाला है, और एग्जैक्टली देखो वही होते हुए दिखाई दे रहा है। और बंगाल की सरकार भी इस पूरे के पूरे केस पर जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ फुल मीडिया कवरेज लेने में लगी हुई है। कोर्ट के अंदर जाके ये कह रहे थे कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम इस केस को सीबीआई में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप जितना घटिया तरह से काम कर रहे हो, हम एक भी मिनट का समय नहीं देंगे। और जो लॉयर विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर एविडेंस टेम्परिंग होने के पूरी संभावना है। Now she comes up with a statement saying that after 7 days, Soumya, this is absolutely suspicious. Within this 7 days, evidence would be wiped out. This case will go just the Kamduni way. The accused will be acquitted. And I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. और जब ये सारे लोग इस केस को इग्नोर कर रहे थे तो बंगाल में क्या चल रहा था? आरजी कर कॉलेज जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, उसके प्रिंसिपल ने जब रिजाइन करा तो 9 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह की पोस्टिंग दे दी गई थी। तो हाई कोर्ट को बीच में आके कहना पड़ा कि ये क्या मचा रखा है तुमने गंदगी, इस इंसान को तुरंत छुट्टी पर भेजो। तब जाके सरकार ने इसे छुट्टी पर भेजा था। और जब केस सीबीआई के हाथ में चला गया, उसके बाद क्या हुआ है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर अचानक से 100-200 गुंडों की भीड़ ने अटैक कर दिया इस हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया है और उस इंसिडेंट वाली जगह को भी तोड़ने की और रैंसैक करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ये कहती है कि यहाँ पर अभी तक सबूतों के साथ टेम्परिंग नहीं हो पाई है, लेकिन इतनी बड़ी गुंडों की भीड़ अचानक से क्यों हॉस्पिटल में चढ़ गई, क्यों उसने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, उनका क्या इंटेंशन था, ये भीड़ कहां से आई, ये किसने भेजी, कितने लोग इसमें से अरेस्ट हुए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे इकोसिस्टम से एक भी इंसान आपको नहीं दिखेगा जो बंगाल गवर्नमेंट से इस तरह की अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहा हो। और बंगाल की सरकार क्या कर रही है? ममता बनर्जी खुद रोड पे उतर चुकी हैं और कह रही हैं कि अब मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूं। अरे कोई इनको बताओ कि ये स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेट में एक इतना बड़ा असॉल्ट हुआ है जिसको ये रोकने में इनकी पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब रही। लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना एक स्टेट का सब्जेक्ट है, और अगर आप वो करने में नाकामयाब रहते हो तो रिजाइन करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट का ड्रामा करके सिंपैथी नहीं बटोरनी चाहिए। और ये बात तो पूरे देश के हर एक नॉर्मल इंसान को बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इकोसिस्टम की जो पपीज हैं वो अपनी पूंछ हिलाते हुए
इसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे जहां पर लोग कह रहे हैं कि इस पूरे केस के पीछे एनिमल मूवी की गलती है, पीएम मोदी की गलती है। अरे कल को इनका बस चले तो ये डोरेमोन, शिजुका, शिनचैन और शक्तिमान तक को कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन एक बार इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट से उठ के ये सवाल पूछ सके। ये घटिया लोग दूसरों को कहते हैं कि तुम अंधभक्त हो। मुझे तो लगता है काफी सुअर टाइप के इंसान। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करते हैं। अगर किसी नॉन बीजेपी स्टेट में कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो ये उसके स्पेसिफिक रीजंस में नहीं जाते। ये नहीं बताते कि कैसे लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या उसकी क्या गलतियां थी या पुलिस क्या गलत कर रही थी वहां पे। ये क्या कहते हैं कि इसके कारण बड़े वाइड स्केल है। कहते हैं हमारा समाज कैसा हो चुका है, हमारे समाज में अब महिलाओं की क्या कंडीशन हो चुकी है, क्या देश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह के सवाल पूछेंगे ये लोग, जो सवाल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप इसमें इमोशनल भी हो जाओ, आप इनके वीडियो शेयर कर दो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने पूरे सवाल में, पूरे रेंट में एक भी जगह स्पेसिफिकली ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट की है, इन्होंने क्या जांच करी है, क्या इन्होंने वहां पे एविडेंस को बचाने का काम करा है, इन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या करा। ऐसे जो स्पेसिफिक सवाल है वो कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर यही इंसिडेंट किसी ऐसे स्टेट में हो जाए जिसकी सरकार को पसंद नहीं करते, तो ये एक भी बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि देश में क्या हो रहा है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ उस इंसिडेंट की बात करते हैं, ये नाम ले लेकर बात करते हैं कि ये पुलिस वाला वहां पे तैनात था, 9:26 पे ऐसा हुआ, 10 बजे ये हुआ, फिर यहाँ पर ये आया, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, देखो कैसे चीफ मिनिस्टर भी इससे मिल रहा है, इससे हाथ मिलाते हुए दिख रहा है, इस बंदे की फोटो देखो। ऐसे कर करके एनिमेशन लगा लगा के 40-40 मिनट के 5 वीडियो बना देते हैं। तो ये है इनके ऑपरेट करने का तरीका। बड़ा सटल डिफरेंस है, लेकिन इसी डिफरेंस से ये आपको ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन जब पूरा देश इतना इमोशनल रहता है तो इस तरह का सटल प्रोपेगेंडा लोग मिस कर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएटर भी मैं नोटिस कर रहा हूँ जो हमेशा विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला कंटेंट ही बनाते हैं, जिनके गाने ही पूरे के पूरे विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है। जैसे कि हनी सिंह, इन्होंने वॉल्यूम 1 में क्या क्या कहा है, अपने गानों में किस तरह से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करा है, और अब ये स्टोरी डाल के कहते हैं कि कोलकाता का जो केस हुआ है इसमें इन लोगों को शूट कर देना चाहिए। सजेशन इनका बुरा नहीं है, लेकिन इनके जो गाने हैं वो जिस ऑडियंस को केटर करते हैं उस ऑडियंस में बड़े सारे पोटेंशियल रेपिस्ट भरे हुए हैं, तो इन्हें अपने गानों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो बड़े डैंक बनते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि भाई इसका वीडियो मिलेगा क्या, या कोई एमएमएस निकल के आता है तो उस पर भद्दे मजाक बनाते हैं। वो लोग भी अचानक से बड़े एक्टिविस्ट हो गए और कह रहे हैं कि देखिए सेक्सुअल असॉल्ट कितनी बुरी चीज है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पे आकर कपड़े उतारते हैं ताकि उनको थोड़े लाइक्स और कमेंट मिल सके, जिनके आधे से ज्यादा फॉलोअर्स पोटेंशियल रेपिस्ट से ही भरे हुए हैं, और वो उनको एनकरेज करते हैं क्योंकि उसी से उनको लाइक, रीट्वीट, शेयर, व्यू सब कुछ आ रहा है। ये लोग भी अचानक से बड़े कंसर्न हो गए हैं कि विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन कितनी बुरी चीज है, जबकि ये खुद अपने अकाउंट से डेली बेसिस पर विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे वो सारे लोग जो बॉलीवुड के अंदर आइटम नंबर में लिखते हैं, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटका ले सैया अल्कोहल से, इन सारे लोगों को भी बड़ा अशेम्ड फील करना चाहिए। लेकिन कोलकाता वाले केस के बाद विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और विमेन सेफ्टी को लेकर ये लोग बड़े कंसर्न हो गए और ये लिख रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। मैं इनसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अगेंस्ट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। बाकी पूरा का पूरा इंसिडेंट मेन वर्सेस वुमेन भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। कई लोग लिखने लगे हैं कि सारे मेन ही पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे मेन ऐसा होते हैं, लेकिन 99.9% केसेस हमेशा वुमेन के अगेंस्ट ही होते हैं, तो विक्टिम हमेशा वुमेन होती है। आप जिस भी वुमेन को अपनी लाइफ में जानते हो, एक बार उनसे जाके पूछो, आपकी माँ हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, बेटी हो, दोस्त हो, पूछना कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो क्या कभी ऐसा केस हुआ है कि किसी ने गंदी तरह से छू लिया हो, या क्या अब जब बाहर निकलते हो तो आपको लोग घूरते हुए दिख जाते हैं, क्या आपको गलत तरह से देखते हुए दिख जाते हैं लोग। या आप पूछना कि जब आप छोटे थे बचपन में तो किसी रिलेटिव ने आपके साथ कुछ गलत तरह से टच किया था आपको। और मैं आपको बता सकता हूँ 100% केसेस में किसी ना किसी एक क्वेश्चन का या इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ में मिलेगा। आप शॉक्ड रह जाओगे कि कितनी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है पूरे देश के अंदर। सेक्सुअल असॉल्ट मेल के साथ भी होता है, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। फेक रेप केसेस भी लगते हैं लोगों पर, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। लेकिन अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक को अगर आप लेके चलते हो तो इस केस में मैं यही देखता हूं कि हर मर्द ऐसा नहीं करता, लेकिन हर बार एक अक्यूज्ड मर्द ही होता है। और हैरेसमेंट का लेवल बदल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% वुमेन किसी ना किसी लेवल पर इस तरह से हैरेस होती ही रहती हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ये प्रॉब्लम का स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो नॉट ऑल मेन आर लाइक दैट, बट every single accused is almost always a man and every single victim is almost always a woman। तो आपको कितना भी बुरा लगे, आप कितने भी अलग अलग लॉजिक में इसको रैप करना चाहो, बट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने में उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जो बार बार कहते हैं कि मेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उस पर कोई बात नहीं होती, फेक रेप केसेस पर कोई बात नहीं होती।
ब्रदर, उस पर भी बात होनी चाहिए। अलग से वीडियो बना के बात कर दूंगा, लेकिन अभी जिस पर बात हो रही है कम से कम उस पर अपना अटेंशन पूरी तरह से लगाने की कोशिश करो। यही थे मेरे थॉट्स। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।